सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉपिक शुरू हो रहा है भारत का विभाजन, और भारत के विभाजन में हमने इसके कारणों की पहले भी चर्चा की है। भारत के विभाजन की आगे की चर्चा आज हम करेंगे। भारत का विभाजन भारत के विभाजन के कारणों में मुख्य कारण आता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना क्या होती है? कैबिनेट मिशन योजना से पहले एक कारण आया था बच्चों, नौकरशाही संकट। नौकरशाही संकट 1946 का। विश्व के इतिहास में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उस समय 1918 के अंदर भारत से जो ICS परीक्षा देने वाले बच्चे सेलेक्ट होकर जाते थे, उस पद में ICS पद में कटौती कर दी और उसका वर्चस्व कम कर दिया था। ICS पदों की कटौती करने के साथ ही अब ब्रिटेन में ICS, भारत के जो ICS होते हैं उनको धीरे धीरे उनके पदों में कटौती करते हुए, और एक समय 1939 में उनके इतने कम पद कर दिए, 1946 में बिल्कुल उनको समाप्त कर दिया कि कहीं ब्रिटेन के जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं और भारत के कैंडिडेट कहीं ज़्यादा ना हो जाए। इसी वजह से यह नौकरशाही संकट 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन योजना की हम बात करेंगे बच्चों। ब्रिटेन का PM क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन का एटली जो है, इन्होंने अनाउंस किया था कि भारत में एक कैबिनेट मिशन आएगा फरवरी 1946 में। यह अनाउंस होता है और कैबिनेट मिशन भारत में 3 मार्च 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। पहला सदस्य कौन है, दूसरा सदस्य कौन है और तीसरा सदस्य कौन है? पहला सदस्य पैथिक लॉरेंस है। दूसरे सदस्य कौन है बच्चों? AV अलेक्जेंडर है। तीसरे सदस्य कौन है? तीसरे सदस्य कौन है? स्टेफर्ड क्रिप्स है। यहाँ पैथिक लॉरेंस का पद कौन सा होता है? यहाँ स्टेफोर्ड क्रिप्स का पद कौन सा होता है? AV अलेक्जेंडर का पद कौन सा होता है? पैथिक लॉरेंस तत्कालीन भारत के सचिव होते हैं। तत्कालीन भारत के सचिव होते हैं। AV अलेक्जेंडर कौन होते हैं? नौसेना के अध्यक्ष होते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स कौन होते हैं? व्यापार मंडल के अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में ये 3 मेंबर ये रिपोर्ट लेकर आते हैं। ये भारत में रिपोर्ट लेकर आएंगे और कैबिनेट मिशन योजना का भारत में आने का उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य होता है सांप्रदायिक समस्याओं को दूर करना। दूसरा उद्देश्य होता है यहाँ पर जो भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं और हिंदू मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए यहाँ आता है। कैबिनेट मिशन योजना भारत में क्या शर्तें रखेगा, इनकी क्या सिफारिशें होती हैं? कैबिनेट मिशन योजना अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है
इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इटली होते हैं। कैबिनेट मिशन योजना का भारत में आने का उद्देश्य क्या था, अभी अभी बताया बच्चों मैंने। कैबिनेट मिशन योजना की शर्तें हम देखेंगे कि ये भारत में कौन कौन से मुद्दे लेकर आता है। इनके एक एक मुद्दों का अब हम विश्लेषण करेंगे। पहला मुद्दा कौन सा था, कैबिनेट मिशन योजना क्या भारत में सफल होती है? क्या कैबिनेट मिशन योजना से संविधान के चुनाव होते हैं? और अगर संविधान के चुनाव होते हैं तो क्या उसमें मुस्लिम लीग भाग लेती है? और अगर मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है तो यहाँ स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, हम यहाँ मुद्दों की बात करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के मुद्दे कौन कौन से होते हैं। यहाँ पहला मुद्दा आता है बच्चों पाकिस्तान का। दूसरा मुद्दा यहाँ आता है संविधान सभा, संविधान संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था का मुद्दा दूसरे नंबर का आता है। तीसरा मुद्दा यहाँ पर आएगा, ग्रुप में इनका विभाजन किया जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तीसरा मुद्दा आता है संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। चौथा मुद्दा आता है संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव। तथ्यात्मक रूप से देखा जा रहा है बच्चों, पाकिस्तान कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान पर कोई विचार नहीं किया। पाकिस्तान बनाने के लिए इन्होंने क्लियर कट मना कर दिया। कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान के लिए कोई भी योजना लेकर नहीं आता है, ये पाकिस्तान के लिए कोई योजना लेकर नहीं आएगा। कैबिनेट मिशन योजना ने यहाँ पे क्या कारण रखा, कारण ये रखा था अल्पसंख्यक समस्या, अल्पसंख्यक समस्या। पाकिस्तान के जो बहुल क्षेत्र हैं वहाँ तो ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन कई जगह मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। तो पहला कारण क्या रखा, अल्पसंख्यक समस्या रहेगी, ये पहला कारण रखा था। यहाँ दूसरा कारण क्या रखते हैं ये कि मुस्लिम जो है अलग अलग जगह पर है, मुस्लिम अलग अलग जगह पर होते हैं, उनका एक क्षेत्र निश्चित नहीं होता है, इस वजह से पाकिस्तान बनाना संभव नहीं होगा। दूसरा कारण ये रखा था। तीसरा कारण क्या रखा था, कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्यों ने मिलकर जो रिपोर्ट बनाई थी बच्चों, उस रिपोर्ट के अंदर ये तीसरा समस्या रखते हैं कि अगर हम पाकिस्तान का निर्माण करते हैं तो एक पूर्वी पाकिस्तान बनेगा और एक पश्चिमी पाकिस्तान बनेगा। यहाँ पाकिस्तान 2 पाकिस्तान बनेंगे। और चौथा कारण क्या रखा कि अगर पूर्वी पाकिस्तान बनता है और पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ पर बनकर तैयार होता है तो यहाँ पे संचार साधन, विदेशी मामला और संचार के साधन कट जाएंगे। संचार का साधन एक जगह से दूसरी जगह संचार व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कैबिनेट मिशन योजना का पहला मुद्दा पाकिस्तान पे था कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान नहीं बन सकता है, भारत का विभाजन नहीं हो सकता है बच्चों। ये यहाँ पहला पाकिस्तान का मुद्दा है। अब हम संघात्मक व्यवस्था की बात करेंगे। संघात्मक व्यवस्था में रक्षा मामला, दूसरा है विदेशी मामला, तीसरा है यहाँ पे विदेशी मामले के बाद तीसरा आता है संचार मामला। ये तीनों मामले केंद्र के पास रहेंगे। विदेशी मामला, संचार मामला, रक्षा मामला ये ब्रिटिश सरकार के पास में रहेंगे, केंद्र के पास रहेंगे। ये दूसरा तथ्यात्मक बिंदु हमने देख लिया है यहाँ। अब हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, ग्रुप। भारत जो है, भारत की रूपरेखा है, उस भारत को 3 भागों में बांट दिया जाएगा बच्चों।
भारत की रूपरेखा को 3 भागों में, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। यहाँ ग्रुप में ग्रुप ए बनेगा, ग्रुप बी बनेगा, ग्रुप सी बनेगा। ग्रुप ए के अंदर ये बम्बई प्रांत को रखा जाएगा, दूसरे नंबर पे एमपी प्रांत को रखा जाएगा, तीसरे नंबर पे यूपी प्रांत को रखा जाएगा। उत्तर भारत जो होगा वो ग्रुप ए में रखा जाएगा। प्रांतों के आधार पे प्रांतों को संघ में मिलना नहीं मिलना ये प्रांतों पर डिसाइड करेगा। राज्यों को संघ में मिलना है या नहीं मिलना है, उनको स्वतंत्रता प्रदान होती है। और इस तरह ग्रुप बी के अंदर, ग्रुप बी में यहाँ पंजाब और आसाम, भारत के उत्तर पश्चिम में पहले नंबर पे पंजाब को ग्रुप बी में रखा जाएगा और आसाम को ग्रुप बी में रखा जाएगा। ये दूसरे नंबर शर्त है, यहाँ पे ग्रुप बी की शर्तें हैं। और ग्रुप सी की बात हम करेंगे। यहाँ बच्चों ग्रुप सी का मतलब होता है कि यहाँ भारत का पूर्वी भाग, और पूर्वी भाग में बंगाल आ रहा है। यहाँ पहले नंबर पे बंगाल है और दूसरे नंबर पर आसाम है। ये ग्रुप सी है। तीसरा तथ्यात्मक बिंदु हमने देखा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार उत्तरी भाग का बम्बई, एमपी, यूपी ये तीनों प्रदेश ग्रुप ए में रखे जाएंगे। और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार पंजाब और आसाम ग्रुप बी में रखे जाएंगे। बंगाल और आसाम ग्रुप सी में रखे जाएंगे। अब संविधान का निर्माण किस तरह किया जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चौथा तथ्य देखा जा रहा है। यहाँ पे चौथे तथ्य में राज्य अपना संविधान बनाएंगे। चौथे नंबर पे संविधान का निर्माण, राज्य अपने स्तर पर संविधान का निर्माण करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों? राज्य अपने स्तर पर संविधान का निर्माण करेगा ही। दूसरा नंबर आता है समूह अपने स्तर पर संविधान का निर्माण करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे केंद्र अपने स्तर पर संविधान का निर्माण करेगा। टोटल कितने? यहाँ 4 तथ्य आपने देखे। अब हम बात करेंगे संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा के चुनाव के आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 296 सदस्य होते हैं, 296। और 296 में मुस्लिम लीग के 73 सदस्य होते हैं। 296 में मुस्लिम लीग के 73 सदस्य होते हैं। 296 सदस्य मिलकर एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा के जब चुनाव करवाए गए तो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्नाह और लियाकत अली ने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था। इन्होंने मना कर दिया था, बहिष्कार किया था। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस इन्होंने बनाई थी, जिसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहा जाता है। तारीख कौन सी है बच्चों? 16 अगस्त की तारीख है और 1946 का वर्ष होता है। 1946 और 16 अगस्त के दिन मुसलमानों ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि हम संविधान सभा में हम भाग नहीं लेंगे। सितंबर 1946 के अंदर अब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सरकार लेकर आएंगे। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार में अगर मुस्लिम लीग 73 सदस्य अगर शामिल नहीं होते हैं, संविधान बनाने के लिए कोऑपरेट नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने ये फैसला लिया है बच्चों कि वो खुद ही एक अंतरिम सरकार बनाएगी। अंतरिम एक जो है अस्थायी सरकार बनाएगी और उसमें कौन पीएम होगा, कौन राजस्व मंत्री बनेगा, कौन, ये सारी व्यवस्था को बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 सितंबर 1946 को भारत के अंदर एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। अंतरिम सरकार का भारत में गठन करने वाले कौन थे? चाचा पंडित नेहरू थे बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अंतरिम सरकार में कौन कौन सदस्य होते हैं? पहला सदस्य कौन है? दूसरा
सदस्य कौन है? सबसे पहले पीएम के पद पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। फिर आगे भारत के लौह पुरुष कौन है? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। वल्लभ भाई पटेल जिस प्रकार विश्व के इतिहास में बिस्मार्क को लौह पुरुष माना जाता है, उसी प्रकार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत की रियासतों का एकीकरण करके सभी राज्यों का पुनर्गठन किया और भारत का भी एकीकरण किया, राजस्थान का भी 7 चरणों में एकीकरण करके इन्होंने एक बहुत बड़ी महान उपलब्धि प्राप्त की थी। इनका नाम पूरे भारत में फेमस माना जाता है। वल्लभ भाई पटेल गुजरात के अंदर भी महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में जीत हासिल होने के कारण वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई को पटेल की उपाधि देकर इनको पूरे भारत में फेमस कर दिया था। बच्चों, ये वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में सदस्य होते हैं। उसके बाद बिहार के राजेंद्र प्रसाद आएंगे। बिहार के राजेंद्र प्रसाद, आगे चलकर आप देखोगे कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ये बिहार से संबंधित होते हैं। अब हम आसफ अली अंतरिम सरकार में ये सदस्य के रूप में होते हैं। आसफ अली के बाद में राजगोपालाचारी की 1940 वाली योजना को आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें इन्होंने भारत और पाकिस्तान का नक्शा बनाया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ऐसा सड़ा गला पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, और ये कहकर राजगोपालाचारी योजना को विफल कर दिया था। बच्चों, अब यहाँ जगजीवन राम है, और इसके बाद नेक्स्ट है आपके C.H. भाभा। वैज्ञानिक क्षेत्र में भाभा का नाम आपने जरूर सुना होगा। अंतरिम सरकार जब अपना कार्य करने लग गई थी और जब इन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, तो मुस्लिम लीग ने इनके कार्यों में अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया था। वो इनको जगह जगह उन्होंने बिहार में, पंजाब में, दिल्ली में दंगे प्रसाद कराना इन्होंने शुरू कर दिया था। बच्चों, अब यहाँ जब दंगे शुरू हो गए थे, बाद में इस अंतरिम सरकार के अंदर जाकर बाधाएं उत्पन्न करने के लिए इन्होंने अंतरिम सरकार में आने का फैसला किया था कि हम भी अंतरिम सरकार में आएंगे, और अंतरिम सरकार में आने का इन्होंने फैसला कर लिया था। और अंतरिम सरकार के इनके सदस्य आते हैं और वहीं इनको बाधा पहुंचाई जाती है। 5 सदस्य 13 अक्टूबर 1946 3 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और 10-15 दिनों की बात है बच्चों। 10-12 दिनों के अंदर ही अंतरिम सरकार में बाधा पहुंचाने के लिए अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हो जाते हैं। 13 अक्टूबर 1946 को इनमें शामिल होते हैं। यहाँ देखिए, अब इसके बाद में माउंटबेटन योजना आएगी, जो 3 जून 1947 को भारत में आती है। ब्रिटेन के पीएम कौन है? एटली। और एटली यह ब्रिटेन में, यहाँ देखिए, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को ये भारत में माउंटबेटन नए वायसराय के रूप में आएंगे। ये बेबल के बाद में माउंटबेटन आता है। बेबल ने भारत की समस्या का कोई हल नहीं निकाला था, तो नया वायसराय बनाया था माउंटबेटन को, और इनको एक योजना बनाकर 3 जून 1947 को इनको भारत में भेजा है। और भारत में भेजने के बाद अब ये अपनी क्या योजना लेकर भारत में आते हैं। और एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये अनाउंस कर दिया था, ब्रिटेन में ही ये अनाउंस कर दिया था कि अब जो है, अब 30 जून 1947 में
पूरे अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। अब भारत आज़ाद रहेगा, आज़ाद पंछी की तरह वो आकाश में स्वच्छंद अब कहीं भी घूम सकता है। भारत जो है वो पक्षी की तरह यहाँ देखिए अनाउंस किया कौन, इटली ने 20 फरवरी 1947 में, 30 जून 1947 को यहाँ कोई अंग्रेज यहाँ नहीं रहेगा। और इसी योजना को 3 जून 1947 में माउंटबेटन के द्वारा भारत में भेजा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना में कौन कौन से तथ्य लेकर आते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आते हैं। इनका पहला तथ्य क्या होता है? सब रिपोर्ट में सबसे पहले ये कहा जाता है बच्चों, ये कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे। पहला मुद्दा कि भारत का अपना एक अलग अस्तित्व होगा, पाकिस्तान का अपना एक अलग अस्तित्व होगा और ये दो स्टेट बनाए जाएंगे। अब यहाँ दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? दूसरा मुद्दा रहेगा मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र का। दूसरा मुद्दा रहेगा मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र का और गैर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र का। तो यहाँ बंगाल और इधर है आपके पंजाब, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है और पंजाब में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र और गैर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है। इनके लिए ये कहा गया कि ये अपने मतदान के आधार पर बंगाल से और पंजाब के जो प्रांत होंगे वो मतदान के आधार पर ये निश्चय करेंगे कि इनको कहाँ जाना है और किन प्रांतों में जाना है। इन बंगाल का विभाजन किया जाएगा, पंजाब का विभाजन किया जाएगा और विभाजन के आधार पे पंजाब में बहुमत के आधार पे मतदान के आधार पर ये तय किया जाएगा कि पंजाब में कितने लोग भारत में रहना चाहते हैं और कितने लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। उसी प्रकार बंगाल में भी यही व्यवस्था की गई बच्चों। ये दूसरा जो तथ्य है माउंटबेटन योजना के अनुसार, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना था। जहाँ तक जो मुसलमान हैं जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, जो मुसलमान हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएंगे। ये दूसरा मुद्दा था लॉर्ड माउंटबेटन योजना का। और इसके लिए एक आयोग का गठन भी किया जाएगा। जिस तरह से रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया उसी प्रकार से एक आयोग के गठन के आधार पर विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब तीसरा मुद्दा आता है सिंध प्रदेश का। अब सिंध प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं ये प्रतिनिधि पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में शामिल होंगे और अगर भारत में शामिल होना चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के विभाजन का मामला चल रहा है बच्चों। सिंध प्रदेश अगर चाहे तो सिंध प्रदेश की जनता है और यहाँ के प्रतिनिधि ये स्वयं निर्णय लेंगे कि वो कौन सी जगह शामिल होना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या भारत में शामिल होना चाहते हैं। जिस प्रकार से बंगाल में जनमत कराया जाएगा, मतदान कराया जाएगा, उसी प्रकार पंजाब में मतदान कराया जाएगा। वैसे ही यहाँ सिंध प्रदेश में ही वैसी व्यवस्था रखी जाएगी कि सिंध प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ स्वयं निर्णय करेंगे बच्चों। वो ये स्वयं देखेंगे कि उनको कहाँ अच्छा लगता है, उनको इंडिया अच्छा लगता है, उनको पाकिस्तान अच्छा लगता है। ये अपने भविष्य का फैसला ये स्वयं करेंगे। और इस तरह ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना का ये तीसरा मुद्दा था। अब हम मुद्दा नंबर 4 पर बात करेंगे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत के आधार पर यह तय किया जाएगा
कि कौन लोग पाकिस्तान में रहेंगे, कौन लोग हिंदुस्तान में रहेंगे। आसाम का सिलहट का प्रदेश, पांचवा मुद्दा, आसाम का सिलहट का प्रदेश। ये 5 मुद्दों के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन योजना सफल रहती है। यहाँ मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना जो शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक समझे जाते थे, जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना को जब सफल होते हुए उन्होंने देखा और लियाकत अली को पाकिस्तान का पीएम बनाया गया, और इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना की जो धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम एकता से जो धीरे धीरे परिवर्तन आया था, और वो एकमात्र हिंदुस्तान और मुसलमान को अलग नज़रिए से देखने लगे थे। हिंदुओं का खान पान अलग है, मुसलमानों का खान पान अलग है। हिंदुओं का रहन सहन अलग है, मुसलमानों का रहन सहन अलग है। हिंदुओं की संस्कृति अलग अलग है, उसी तरह मुसलमानों की संस्कृति अलग है। जिस तरह से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सब चीज़ों में हिंदू मुस्लिम में जो अंतर है, उसी अंतर को मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकता है, कभी एक संस्कृति नहीं हो सकती है। और जो इस तरह सांप्रदायिकता का जो बीज बोने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का जो उनके सामने जब लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई और जब ये योजना सफल होते उनको नज़र आ रही थी, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो अंग्रेज खुद भी यही चाहते थे कि भविष्य में जब कभी भी भारत से हमें युद्ध करना पड़े तो कम से कम ये पाकिस्तान तो हमारा साथ देगा। और इसी तरह मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए और ब्रिटेन के अंग्रेजों ने सोची समझी चाल के आधार पर जाते जाते भी भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे कि कभी भी कालांतर में जब कोई समस्या होती है तो भी फायदा हमको है, हम यहाँ से जाएंगे तो भी फायदा हमको है। आज भी भारत में अनेक ब्रिटिश कंपनियाँ, आज भी भारत में विदेशी कंपनियाँ यहाँ राज करती है, यहीं का धन विदेशों में जाता है। बच्चों, यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन योजना सफल हो गई थी। यहाँ भारत से एक देश कटकर पाकिस्तान बन गया था। कहने का मतलब भारत का एक पार्टीशन हुआ, विभाजन हो गया, और विभाजन होते ही ब्रिटेन के अंदर जब योजना जाती है और वहाँ की संसद में 4 जुलाई को 1947 को ये वहाँ पेश की जाती है कि वहाँ के मुस्लिम लोग और वहाँ के हिंदू लोग और वहाँ के सभी राजनीतिक दल हमारी रिपोर्ट से, लॉर्ड माउंटबेटन योजना की रिपोर्ट से बहुत खुश है। और उसी आधार पर जब वो फाइल वहाँ ब्रिटिश संसद में पेश की जाती है 4 जुलाई को 1946 को, और 4 जुलाई के बाद 18 जुलाई को ब्रिटेन की संसद में उस फाइल में सिग्नेचर हो जाते हैं। और उसी सिग्नेचर के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है। बच्चों, इधर आप भारत का निर्माण होता है, भारत स्वतंत्र सांसें ले रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू रात 12 बजे भाषण दे रहे हैं कि अब हमारा भारत स्वतंत्र है, अब स्वच्छंद है, अब हमारा अपना कानून होगा, अब अपना संविधान होगा, अब सब कुछ सिस्टम, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में अब हमारा वर्चस्व होगा, अब ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगी। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश बच्चों आज़ाद हो जाता है। और आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी है बच्चों, ये टॉपिक भी पूरा हो गया। यहाँ पे भारत के विभाजन के कारणों की बात करते हुए हमने इनकी घटनाओं को देखा है और हमने इनके परिणाम को भी देख लिया है कि परिणाम क्या हुआ। परिणाम आप सब देख रहे हैं कि हमारा देश जो आज आज़ादी की सांसें ले रहा है, यही इसका सबसे बड़ा परिणाम है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।